हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 फुल चैप्टर पार्ट 2। फुल चैप्टर में 3 पार्ट में बनाऊँगा। एक पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो उसको आप पहले ज़रूर पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उससे रिलेटेड लिंक दिया हुआ है। उस पार्ट को पढ़ने के बाद इस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगी। एकेडमिक लेवल के लिए पूरा बेस, कंपटीशन लेवल के लिए 50% बेस, यानी आईआईटी मेंस और नीट के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेके चलूँगा और चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगा। लेट्स स्टार्ट। तो हमने अभी तक जो पहले पार्ट में जहाँ तक पढ़ा है, एक चीज़ मैं आपको पहले अपना मोटिव बता दूँ। मेरा मोटिव क्या रहता है? मेरा मोटिव रहता है ले मम LEMM। एल से होता है लेस, ई से होता है एफर्ट, एम से होता है मोर और एम से होता है मार्क्स। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस कभी किसी ज़माने में होता था। वो तो गधे जो होंगे, जो दिन रात एक करे होंगे, वो नंबर ले आएंगे। मेरा मतलब जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनको कोई जलील करना नहीं है, लेकिन एक स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है। अगर वही बच्चे जो दिन रात किताब में लगे रहते हैं, अगर वो स्मार्टली काम करें तो वो बुक वॉर्म नहीं बनेंगे, वो थोड़ा कंपटीशन लेवल के लिए भी काम करेंगे। तो मेरा मकसद क्या रहता है कि मैं अपने सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से करवाऊँ कि आपको कम मेहनत करनी पड़े और आपको आसानी से वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आसानी से वो प्रिपेयर भी होगा। तो ले मम ये मेरा कॉन्सेप्ट है। आप कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो अब तक हम लोगों ने जहाँ तक का काम कर लिया है वहाँ तक के आगे बढ़ेंगे। करीब करीब एक पार्ट में मुझे जो वीडियो बनाने हैं, एक पार्ट में मुझे करीब करीब चैप्टर के 8 पेजेस लेने हैं। तो इफ़ यू हैव एनसीईआरटी देन ओपन इट, और यहाँ पर मेरे में पेज नंबर 9 पे मैं हूँ। इस तरह का पेज है। थोड़ा अलग अलग ईयर के जो एडिशन है उसमें पेज नंबर थोड़े मिसमैच करते हैं, एक आध आगे पीछे, इसीलिए मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट बनी है, एक बैलेंस बना हुआ है, तो हमें इसके आगे चलना था। यहाँ तक का काम मैं करवा चुका था और क्वेश्चन भी करवा चुका था। तो चलिए पहले मैं आपको ये पॉइंट लिख लेता हूँ। मास एंड वेट है, वॉल्यूम है। पूरा एनसीईआरटी को लेके चलिए, अच्छे से पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए। देखिए इन बातों पर हमें डिटेलिंग करनी है। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लेंगे मास एंड वेट। ये टर्म हमेशा कंफ्यूज करता है। एक चीज़ कॉपी पे लिख लेना, केमिस्ट्री में आप जहाँ कहीं भी वेट पढ़ोगे या मास पढ़ोगे, दोनों का मतलब मास ही होता है। पहली बात अपनी दिमाग में बिठा लो। मास का मतलब होता है किसी सब्सटेंस के अंदर मैटर की कितनी अमाउंट है, वो उसका मास हो गया। मास इज लिख सकते हो, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन अ गिवन सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर
मैटर की कितनी अमाउंट है, तो वो होता है मास। और वेट होता है इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, मतलब वो फोर्स अर्थ क्या उसके ऊपर लगा रही है। तो मास और वेट के लिए आपके सामने एक सिंपल सा फंडा है, W इक्वल टू mg। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। W आपका हो गया वेट, m हो गया मास और g हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम वैल्यू लिखते हैं, और तो ये वेट और ये मास, ठीक है। तो जब हम केमिस्ट्री में कोई टर्म बोलते हैं तो वो मास बोलते हैं। जब मास जो होता है इज कांस्टेंट, while weight is वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर हैं, वो सब्सटेंस किस प्लेनेट पर है या किस मून पर है। जैसे मान लीजिए अर्थ और मून, उसकी ग्रेविटी में 1/6 का फ़र्क है। अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर किसी का वेट, किसी सब्सटेंस का वेट मान लिया 600 न्यूटन है, और यही चीज़ जब जाएगी मून में तो ये वैल्यू 100 न्यूटन रह जाएगी। तभी जब कोई भी इंसान जब मून पे गए तो वो उड़ते उड़ते नज़र आते हैं, उनका वेट एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि जो मून उनको खींचती है अपनी तरफ, वो वैल्यू अर्थ की जी की वैल्यू से कम होती है। तो ये तो देखिए आपका मास और वेट हो गया सीधे सीधे। एक बात और ध्यान रखना कि आप जो वेइंग मशीन वगैरह से किसी भी चीज़ का मास, वेट या मास निकालते हो, वो एक्चुअल में मास होता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इस तरीके से सेट किए गए हैं, उनसे सभी से मास निकलता है। जैसे मेरा मास 70 kg है, इसमें हम 9.81 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन में निकलेगी, वो मेरा वेट होगा। तो केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों का मतलब मास होता है। ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री में थोड़ा इन टर्म्स को कैजुअली यूज़ करते हैं, मगर असल में वेट की बजाय टर्म मास ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम। इट इज स्पेस occupied by a given substance। ठीक है, कोई सब्सटेंस है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वैसे तो वॉल्यूम के कई फॉर्मूले हैं, लेकिन सिंपली हम लोग वॉल्यूम को L³ से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए SI में हमको लेना है, तो लेंथ मीटर में होती है, तो मीटर क्यूब हो जाएगी। ये हमारा SI यूनिट हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरे नंबर पे है सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया एक तरह से CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में। तीसरे नंबर पे है, आप अक्सर देखते हो कि लीटर यूज़ होता है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं।
तो ये तो ना एसआई में आता है ना सीजीएस में आता है, ये स्पेशल यूनिट है, लेकिन ज़्यादा यूज़ में यही आता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं लैब में जिससे हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, एक होता है पिपेट, एक होता है ब्यूरेट। आपको एनसीईआरटी में उनके डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए और उनकी स्पेलिंग्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन है। ये देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये लैब के apparatus हैं जो आप यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। अरे वैसे तो हमारे यहाँ जो दूध वाले भैया होते हैं वो भी आते हैं, 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध नापने का उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो भी वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो लीटर हो गया और आपका मिलीलीटर हो गया, ml। तो ये टर्म तो हो गए, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन भी होना चाहिए। तो ज़रा उन रिलेशन को समझते हैं। रिलेशंस मैं कुछ आपको बता देता हूँ, उनको याद कर लेना तो आसानी होगी। जैसे एक उम्मीद करता हूँ सबको आता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, या इसको आप थोड़ा मॉडर्न ज़माने के हिसाब से लिखिए, 10 की पावर में लिखिए, तो 1 लीटर इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 3 लीटर। ठीक है, अच्छा 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। और 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये अब अगर आप 3 यूनिट यूज़ कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में जो भी डिटेल था वो बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है टर्म, वो है डेंसिटी। एक एक आर्टिकल आपके सामने लेके आऊँगा और आप इसको पढ़ते चलिए। और भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चुप्पे से सब्सक्राइब वाला प्रेस कर दीजिए और रेड वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए, चुप्पे से, किसी को बताइएगा मत। अब देखिए अब हम आते हैं अगला टर्म डेंसिटी। डी से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसको रो से भी डिनोट करते हैं, दोनों टर्म यूज़ किए जाते हैं। देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अभी डेंसिटी की जो यूनिट्स हम बनाएंगे तो देखिए पहले हम एसआई यूनिट लेते हैं। तो जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। इसको देखो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, किलोग्राम मीटर -3, एक यूनिट ये हो गया। दूसरा आपका सीजीएस में, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है, तो इसमें किलोग्राम की जगह पर लग जाएगा ग्राम और मीटर की जगह लग जाएगा सेंटीमीटर। तो किलोग्राम सेंटीमीटर -3 ये डेंसिटी है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना हैवी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे 1 केजी का हम लोग कोई मैंगो ले ले 1 केजी का, और 1 केजी का हम लोग आयरन का जो वेट होता है वो ले लें, दोनों को रखे तो जो 1 केजी का वेट होगा वो हमें हैवी लगेगा कंपेयर टू 1 केजी मैंगो। क्यों लगेगा हैवी? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये खेल होता है डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी के मामले में हो गया। अब मैं आता हूँ टेम्परेचर। देखिए ये पढ़ने के बाद एक बार आप रीडिंग एनसीईआरटी से मार लीजिएगा,
ठीक है, अगर आपके पास कुछ समय है, अगर नहीं है और आप ले मम कॉन्सेप्ट पे विचार करते हैं तो आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दूँगा, थोड़े मोड़े बच जाते हैं तो आप उनको कर लीजिएगा तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम एफर्ट के साथ। जैसा दुनिया में और लोग आपको चैप्टर तैयार कराने के लिए करवाते हैं, उसका 15-20% सिर्फ आपको यूज़ करना होगा और आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब हम आते हैं टेम्परेचर। अब गर्मी का वक्त है, टेम्परेचर ज़्यादा है। सर्दियों में कोल्ड टाइम में नवंबर दिसंबर में जनवरी में ठंडी होती है तो टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर केमिस्ट्री के लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज़्यादातर कांस्टेंट स्पेशली टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो हमको टेम्परेचर को इसके यूनिट्स चाहिए। मतलब टेम्परेचर एक तरह से हमको टेम्परेचर की वैल्यू से हमको पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। अब जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, कानपुर में, तो यूपी रीजन में जब लगभग जो टेम्परेचर चल रहा है 40 प्लस चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे एक लिखा है 14 डिग्री सी और एक लिखा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कभी कभी हम लोग इस यूनिट को इग्नोर कर देते हैं। तो बोला कि मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा बुखार लग रहा है, मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ फीवर है। बोला कितना फीवर है? बोला 99। बोला एटमॉस्फेयर का इस समय टेम्परेचर क्या है? बोला 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम बोलें 99 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तो वो गलत हो गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखते हैं, जबकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपके 3 यूनिट इसमें चलते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन। ठीक है ना, केल्विन में ध्यान रखना डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता है, इसको वैसे लिखते हैं डिग्री सी, इसको लिखते हैं डिग्री एफ और इसको लिखते हैं के। और ये हमारा एसआई यूनिट है। और केमिस्ट्री में ध्यान रखना हर जगह केल्विन टेम्परेचर ही यूज़ होगा। केमिस्ट्री के लिए जो टेम्परेचर है वो केल्विन यूज़ होगा। डिग्री से फार्मूलों में सभी जगह जितने भी फार्मूले वगैरह हैं उनमें जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ पर वैल्यू केल्विन में रखना होगा। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू हमको केल्विन में रखनी होगी। ध्यान रखना, मतलब ये हमारा के से केमिस्ट्री, के से केल्विन, सी से होता है केमिस्ट्री। भाई जी के से भी तो हो, गलत अगर बोले तो के से भी तो केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला टर्म है। तो मतलब 3 हमारे यूनिट यूज़ होते हैं, सी, एफ और के। सी, एफ और के, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो आप सभी लोग जानते हो, के एफ सी। और मुझे पता नहीं, लेकिन शायद हम लोग इसको चेक करें तो कहीं ना कहीं के एफ सी का एक लिंक इससे भी मिलता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। मुझे पता नहीं,
मैं एक तो नॉनवेज लेता नहीं हूँ, और दूसरा मुझे मालूम नहीं, मुझे अचानक से दिमाग में एक टर्म आया KFC, तो मैंने आपको बताया, आप इसको याद कर सकते हो, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सी। अब इनके बीच में रिलेशंस भी होने चाहिए। चलिए इनके बीच में रिलेशंस ले लेते हैं। तो अब देखिए, जैसे आपको वैल्यू केल्विन में निकालनी है, सी को कन्वर्ट करना, देखिए आसान करिए काम। ये 273, वैसे 273.15 होता है, लेकिन 0.15 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कैलकुलेशन भी तो अपन को करनी है। CBSE बोर्ड में हो तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको, ISC में हो तो मिलेगा, लेकिन कंपटीशन लेवल में कहीं पर भी होगे तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता है। तो वैल्यू वो लो के चलो जहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, तो वो वैल्यू है हमारी 273। तो केल्विन इक्वल टू हो गया C प्लस 273। अच्छा, देखिए ये अपना टेम्परेचर हो गया, ये सेल्सियस सेंटीग्रेड या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन हो गया। मतलब K का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, C का मतलब है टेम्परेचर इन डिग्री C, अच्छा F का मतलब है फ़ारेनहाइट। जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे कानपुर का टेम्परेचर 40 डिग्री C है, और हमने कहा इसको केल्विन में बदलो, तो बड़ा सिंपल है भाई, 40 में 273 ऐड कर दो तो 313 केल्विन। मतलब कानपुर का आज का टेम्परेचर 313 केल्विन है। लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप देखिए, न्यूज़ में भी देखिए, तो अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, सिटीज़ का टेम्परेचर है, तो वो डिग्री सेल्सियस में ही लेते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अगर किसी फार्मूले में टेम्परेचर आएगा तो क्या याद रखोगे कि वो हमेशा केल्विन में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये आपका टेम्परेचर से रिलेटेड डिटेल हो गया। ठीक है, तो मुझे इसमें अभी फ़िलहाल कोई जैसे फार्मूले जैसी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद एक हेडिंग पड़ी हुई है, आर्टिकल अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट 1.4 आर्टिकल, तो ज़रा सा लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो टर्म लिखा हुआ है वो है साइंटिफिक नोटेशन। जो लोग साइंस में डील करते हैं, साइंस में डील करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या साइंस पढ़ने के स्टूडेंट होते हैं, आप और हम भी उसमें आते हैं, तो हम लोग जब भी कोई वैल्यू लिखते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में। हम लोग वैल्यू को अपनी एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखते हैं, हम लोग जैसे मन है वैसे नहीं लिखते हैं। तो वो तरीका क्या होता है? तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि वैल्यू को ऐसे लिखना, ये होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। पढ़ने को एक पन्ना पूरा भरा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, मैं आपको वही चीज़ देखो 2 लाइन में बताऊंगा। ये n इंटू 10 की पावर n, तो ये n क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डिजिट टर्म। क्या कहलाता है? डिजिट टर्म। और ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल टर्म। डिजिट टर्म जो होता है, ये वैल्यू हमारी जाती है 1.00 एंड सो ऑन टू 0.9999 9.99
9999। इस तरीके से ये टर्म हमारा जाता है। कहाँ से? 1.000 और ज़ीरो लगा दो आगे से लेकर 9.999, इसके बीच में 1 से लेकर 10 के बीच में वैल्यू होती है। 10 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे 10 के ऊपर की वैल्यू के लिए 10 की पावर को यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एवोगैड्रो नंबर। हर एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले को एवोगैड्रो नंबर के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसको हम Na से डिनोट करते हैं, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप अगर ध्यान से इस वैल्यू को देखिए, यहाँ पर हमारे पास में देखिए 2 टर्म हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 2 टर्म हैं, एक वैल्यू है 10 की पावर 23, वो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म, जो भी पावर वाली फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म भी बोल सकते हो। तो जो हमारा पावर की फॉर्म में है 10 की पावर वाला एक टर्म है, और दूसरा जो है हमारी वैल्यू वो है डिजिट टर्म। तो डिजिट टर्म जो है वो 6.022 है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि डिजिट टर्म जो होगा वो 1 से 10 के बीच में होगा। इसीलिए उसको लिखते समय फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल लगाएंगे। देखिए 6 लिखा, हमने क्या किया 6.00, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए ये हमारा हो गया डिजिट टर्म। ये वैल्यू हमारी हो गई 1 से 10 के बीच में, बिटवीन 1 to 10, बिटवीन 1 to 10। और ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, ये हमारा टर्म हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म, डिजिट टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में लिखना है, वही कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। मान लो हमने कोई वैल्यू लिखी 834.56 इंटू 10⁻7, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लिखा है। जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले हैं इसको यहाँ पे लाएंगे, तो 0 इधर किसका आके लाएंगे तो 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी। ये लिखेंगे 8.3456 इंटू 10⁻9। अब ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमको डेसिमल को 2 प्लेस इधर लाना है। आप समझ सकते हो कि अगर हम इसको 10 की पावर 9, 10 की पावर 2 बाहर कर लो, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे यहाँ लग जाएगा। तो यही होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। चैप्टर में कई क्वेश्चन हैं जिसमें कहा जाता है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हमको टर्म मिलता है, उसको हम कहते हैं, एनसीईआरटी को देख के चलिए, मैं भी सामने रखे हुए हूँ। उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मैं एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने रूल वगैरह लिखे हुए हैं, है ना। किसी को ज़्यादा पढ़ने का मन हो, जिसके पास ज़्यादा कुछ टाइम हो, वो लेस एफर्ट से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर सकता हो, उसके पास समय है, तो वो उस वीडियो को देख सकता है। लिंक मैंने आपको उसमें शेयर कर दिया है, जो भी रिलेटेड वैल्यू हैं उनको शेयर कर दिया है। देखिए सिग्निफिकेंट
का सिंपली मीनिंग होता है मीनिंगफुल। देखिए, द मीनिंगफुल डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर को अगर डेफिनेशन दूं, मीनिंगफुल डिजिट्स which are determined with certainty plus one digit which is not certain is called significant figure। फिर मैं आपसे कहूँगा, आप डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़ो, 3 इडियट मूवी का वो सीन याद कर लो जिसमें कहा गया है, जिसमें वो एक चेन की डेफिनेशन आमिर खान से उनका प्रोफेसर पूछता है, और वो सिंपल सी मशीन की डेफिनेशन, और वो एक सिंपल डेफिनेशन बताता है, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बताते हैं। ये वैसी एक डेफिनेशन है, रट लो इसको। कभी कदार रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 1 मार्क का पूछ दिया जाता है थकेला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। ये कोई क्वेश्चन है तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को आता है, ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय। तो फिलहाल मैंने एक डेफिनेशन आपको लिख दी, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, और इसके बहुत सारे रूल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग उन रूल्स के चक्कर में पढ़ें। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें रूल वगैरह मैंने लिखे हैं, आप चाहो तो करो, लेकिन मैं फिर कहता हूँ रूल कभी लिखने को नहीं आते, रूल पे वर्किंग आती है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, उससे आपका पूरा काम बन जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोल लीजिए। तो अब चलिए, अब इनके रूल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो चले मित्रा, कुछ सवाल भी कर लें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को खोल कर तुम निकालो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.18 पहले मैं लेता हूँ, बल्कि पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर का लेता हूँ। 1.19 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.19 क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट। मतलब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना पड़ता है। देखिए, पहला पार्ट ये हो गया। मैं अपनी तरफ से भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको चूँकि ये वाले क्वेश्चन करने भी पड़ेंगे, इसलिए आप लोग तीसरा है 5005, चौथा है 126000, पांचवा है 500। देखिए, जो वैल्यू लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.19 हो गया। चलिए लगाते हैं फटाफट। सिग्निफिकेंट फिगर, हमको कोई वैल्यू दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा। देखिए, कभी रूल नहीं पूछे जाते हैं, क्या फ़ायदा रूल को लिखने का, उसका कोई मतलब नहीं। आप क्वेश्चन करना सीखिए। देखिए 0.0025, पहले मैं करता हूँ सेकंड वाला पार्ट। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3,
हमको काउंटिंग की शुरुआत करनी है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से। कहाँ से शुरू करनी है, लिख लीजिए, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। हमको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू करना है। तो जैसे हमने देखा तो पहला डिजिट यहाँ 2 है, तो बस 2 से काउंट करेंगे, 1 2 3 हो गया। इसमें हमेशा लेफ़्ट से ही काउंट किया करिए। तो 5 हो गया, 1 2 3 4। एक बार नॉन ज़ीरो डिजिट कोई आ गया, उसके राइट में जितने भी ज़ीरो होंगे वो सब काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 होगा इसमें। अब पहले वाले में देखो, ज़ीरो, ये ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। वी हैव टू स्टार्ट काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ज़ीरो से काउंट नहीं होगा, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है। अब यहाँ से काउंट करिए तो 1 2, तो 2 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप चौथे नंबर पे आइए। अब देखिए 1 2 3 तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन जब नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आगे सिर्फ ज़ीरो हो और डेसिमल का यूज़ ना हो तो उनमें उस ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं। ज़ीरो कब नहीं काउंट करते हैं? पहली बात तो उन ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं जो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले लिखे हैं। और दूसरी बात कि अगर डेसिमल का यूज़ नहीं हुआ है तो जहाँ तक हमारे नंबर है नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद के जितने भी ज़ीरो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ख़ास है। चौथा पॉइंट 3 हमारा आ गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए 5 से काउंट करेंगे, 0 0 यहाँ डेसिमल यूज़ हो रहा है तो ये सारे ज़ीरो काउंट होंगे। 1 2 3 4 हो गया। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। सिंपल, ठीक है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए आता है, तो इसमें कोई मतलब नहीं होता है कि हम अननेसेसरली रूल्स को रटते हुए फिरें। जब हम वर्किंग कर लेंगे तो रूल हमें अपने आप सब याद हो जाएंगे, इसलिए हमको रूल नहीं, फिर भी आपको देखना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उनको लिख सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं, अब आगे बढ़े हम। अगर तो ये 1.20 क्वेश्चन है, ये भी हम कर लेते हैं। 1.20 NCERT का, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ वैल्यू में हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। आप समझिए बात को, हम किराना के सामान में, जनरल स्टोर में सामान खरीदने गए, हमने आटा खरीदा, हमने मैगी खरीदी, हमने ऑयल खरीदा, हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, हमने दही खरीदा, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और हमारा बिल बना 1002 रुपीज़। तो हम उससे 2 रुपये छुड़वा लेते हैं। हम कहते हैं भैया 1000 रुपीज़ ले लो। वो कहता है चलो ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि उस वैल्यू का वो पार्ट लास्ट वाला जिसको अगर हम हटा दें तो उससे वैल्यू पे, टोटल वैल्यू पे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो ये राउंडिंग ऑफ होता है। अब कभी मान लिया कोई बिल आया परसेंट वगैरह काट के, वो आ गया 200.35, तो 0.35 कौन देगा, तो 0.35 को हटा दिया जाएगा। साइंस में राउंड ऑफ करने के जो रूल्स हैं, तो आप समझिएगा, पहली बात कि लास्ट वाली वैल्यू को या लास्ट की 2 वैल्यू को या लास्ट 3 वैल्यू को हम हटा सकते हैं। ये हमें डिसाइड करना है हमको कहाँ तक करते हैं। देखिए, हमको हमेशा ऐड 1 करना है इफ़ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5। हमें 1 ऐड कर देना है अगर डिजिट 5 से बड़ी है। जैसे
9.73 अब मान लिया हमसे कहा गया कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आपको वैल्यू लेनी है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आपको वैल्यू लेनी है। इस 7 को आप हटाना है। जब आप 7 को हटाना चाहोगे तो ये डिजिट जिसको हटाना है वो डिजिट 5 से बड़ी है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 7 को हटा देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 9.74। ये आप लोग इसके पहले 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरे नंबर पे नो चेंज इफ़, या डिजिट का मतलब वो डिजिट जहाँ से हमको हटाना है। फिर मैं आपको टिपिकल लैंग्वेज लिख के फंसाना नहीं चाहता हूँ, कभी ये रूल लिखने को नहीं आते हैं, ये सिर्फ वर्किंग की चीज़ें हैं। तो आप समझ लीजिए रूल याद रखने की, अपने आप वर्किंग के साथ रूल आपको याद हो जाएंगे। नो चेंज इफ़ डिजिट लेस देन 5। अब जैसे मान लीजिए 9.3737 है और हमको 2 ही डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लेना है। मान लीजिए जैसे इसी सवाल में हमसे कहा गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लो, इसमें से हमसे कहा गया कि वैल्यू को, जैसे इसमें 9.737, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4। हमसे कहा गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लो, हमने लिया 9.73 और आगे वाले 7 को हमने इग्नोर कर दिया। तो ऐसे नहीं हटा देंगे, देखेंगे ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया। अगर डिजिट लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। तो अब मान लीजिए हमको 9.7 के बाद से हटाना है, तो जहाँ से हटाना है वो पहला नंबर देखा जाता है। 7 से मतलब अब नहीं, हमें 3 से मतलब है। तो ये वाली वैल्यू जो 3 वाली वैल्यू है, ये देखिए लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो 3 और 7 हटा देंगे, देखिए कोई चेंज नहीं, 9.7 ही रहेगा। और तीसरे नंबर पे जो रूल है वो ये है कि रूल है 5 के लिए, अगर हमको 5 हटाना है तो ऐड 1 फॉर ऑड नंबर, नो चेंज, इतना ध्यान रखो बस, फॉर इवन नंबर, इतनी सी बात। जैसे देखिए हमारा है 8.375 और हमको इसको 3 फिगर तक लेना है, 1 2 3 तक लेना है, 5 को हटाना है। 5 के अगर 5 से कम हो तो उसको आप ऐसे ही हटा दो, कोई चेंज नहीं करो, और अगर 5 से ज़्यादा हो तो उसको हटा के 1 ऐड करो। लेकिन 5 पर क्या होगा, 5 पर ये होगा कि अगर मैं 5 को हटाना है तो 5 के पहले क्या लिखा हुआ है, तो 5 के पहले लिखा हुआ है एक ऑड नंबर, ऑड लिखा हुआ है ऐड 1, तो 5 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8.38। समझ लीजिए बात को। लेकिन अगर यही वैल्यू 8.385 होती, समझिएगा बात को, ये वाले नंबर पे फोकस करो, ये वाला नंबर हमारा है ऑड, ऑड है तो 1 ऐड कर दिया, और इवन है तो 5 को हटाएंगे, यहाँ तक लेना है तो 8.38 होगा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ के भी रूल मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग अपने 1.20 क्वेश्चन को करते हैं। 1.20 हमको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। जैसे देखिए 34.216, ये सब NCERT के क्वेश्चन हैं, आप लोग करने ही करने हैं आपको। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में हो, आपको ये तो करने ही करने हैं। देखिएगा ध्यान से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको वैल्यू को लेना है।
जो हम लोग राउंड ऑफ वगैरह करते हैं तो उसमें ये नहीं होता, वैल्यू में जो रियल वैल्यू है उसमें बड़ा कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। देखिए हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना, मतलब यहाँ तक लेना। तो 2 के बाद वाला टर्म जो ये 1 है ये 5 से कम है, तो इसको हम इन दोनों टर्म को ऐसे ही हटा देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 34.2। इसमें देखिए आप 3 डिजिट तक लेना है। 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4 5 6, हमको लेना कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो 3 तक लेना है। तो 10.4 के बाद देखिए 1 आ रहा है, हमें आगे की वैल्यू नहीं चाहिए, जहाँ से हमको लेना है उसके ठीक बाद वाली वैल्यू को हमको देखना है, वो 1 है, तो ये वैल्यू 10.4 हो गया। इस पर देखिए आप, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ से शुरू करिए। तो 1 2 3 4 4 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, मतलब हमको यहाँ तक लेना है। ध्यान से देखिएगा, 3 तक हमको लेना है, 1 2 3, ये 5 नहीं है 3 हुए, 7 को हटाना है, ये 5 से ज़्यादा है, इसमें एक ऐड करेंगे। देखिए 4 5 9 0.0 है, इसको हटाएंगे तो 1 ऐड करेंगे। देखिए आप बात को, वैल्यू क्या आई हमारी, वैल्यू आई 0.0460। अब आप देखिए 3 डिजिट तक हो गया और वैल्यू दोनों एक ही हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और इसको देखिए, अब 3 डिजिट सोच के आपने 8 को हटा दिया जोश में आकर, ये क्या मतलब हुआ, क्या 2808 280 के इक्वल है, नहीं, वैल्यू में फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है, हमको वैल्यू को वही मेंटेन रखनी। देखिए अब हमको करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम इसको 10 की पावर में लिख लें। देखिए 2.808 इंटू 10⁻3। आप देखिए इसमें 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ तो आएगी। अब हम इसको करेंगे राउंड ऑफ। देखिए ये हमारा, देखिए अगर किसी में 10 की पावर दी हुई है तो साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, तो 10 की पावर से कोई मतलब नहीं होता है, हमको डिजिट टर्म में आना है। इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हमको 3 तक लेने हैं। तो इसके आगे जो 8 को हटाना है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आई 2.81 इंटू 10⁻3। हाँ, अब अगर आप चाहो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2810 आएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर हैं। 2808 इज़ वेरी मच नियरली इक्वल टू 2810। चूँकि हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.20 हो गया। देखिए मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चन ले लिए। अब आप इसको, आपको ये समझ में आ गया होगा, एक आध मार्क का इसमें पूछ दिया जाता है। आगे अगर हम बढ़ें तो ये है डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस है, इसमें कुछ नहीं, एक नौटंकी दी हुई है, एक ड्रामा दिया हुआ है। क्या ड्रामा दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या ड्रामा दिया है और उसको करने का सही तरीका क्या है। देखिए इसमें जो नाम लिखे हुए हैं, मैं फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड और या डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, ड्रामेबाजी है ये और कुछ नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस जो वर्किंग दी है वो बहुत बेकार सी दी हुई है। मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे अगर हम यूनिट में, देखिए एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमको या तो हम एक ये यूनिट फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं और या फिर हम लोग
दूसरा तरीका लगाती है। मैं आपको तरीका समझाता हूँ। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिटरी मेथड हमको लगाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा इसलिए दे रहा हूँ, मैंने नाम लिख दिया है आपको, बस एक नाम आप जान लीजिए। काम कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ। इसी में एनसीईआरटी में ही ये एग्जाम्पल दिया है। देखिए, ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, 3 इंच है। इसको आपको सेंटीमीटर में निकालना है और 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। क्या इसमें यूनिट फैक्टर मेथड बच्चों का काम, बड़े हो चुके हो आप भैया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है तो 3 इंच में कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2.4। क्लास 3rd 4th 5th में आप फिर 4th 5th क्लास से आप पढ़ रहे हो यूनिटरी मेथड, भैया इसको सॉल्व कर लो, हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब क्या इसमें हम मेथड लगाएं? हंसी भी आती है देख के, और मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने कर दिया। अब दूसरा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक और लिखा हुआ है। कहा गया है कि एक जग में 2 लीटर मिल्क है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। आपको 2 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। इतना सारा इसके अंदर ये ड्रामाबाजी दी हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे करिए इसको, देखिए। और आप लोगों में ज़्यादातर लोग इसको कर भी लेते होंगे। हमको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। हम अपने पहले ज़रा यूनिट दुरुस्त कर लें। देखिए, 1 लीटर में 1000 ml होता है, सबको मालूम है। और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो चाहो इसको 1 ml लिखो चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब है कि मीटर क्यूब में बदलना है तो पहले हमने लीटर को बदल लिया सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगली वर्किंग को ध्यान से समझिएगा, इसको हमको मीटर क्यूब में बदलना है। यूनिट फैक्टर मेथड, फैक्टर लेवल मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, उसको मैं अपने तरीके से दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। मीटर सेंटीमीटर दिमाग में आता है हमेशा, ये दिमाग में आता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको मालूम है। तो जब मीटर सेंटीमीटर आता है तो दिमाग में 100 आता है। कोई पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तरीके पे ध्यान दो। मीटर सेंटीमीटर तो दिमाग में 100 आता है। देखिए 2000 तो ये रहा, जो वैल्यू दी गई है वो तो लिखनी है। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। सेंटीमीटर और मीटर में दिमाग में आया 10 की पावर 2। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, फिर से याद करो कि जो बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर और मीटर में, देखिए मीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट के साथ 10 की पावर नेगेटिव लगेगी, छोटी यूनिट के साथ 10 की पावर पॉजिटिव लगेगी। तो यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, मीटर बड़ी यूनिट है, -2 लगा। और चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए यहाँ पर भी क्यूब लगेगा। ये हमारा इतने मीटर क्यूब हो गया। अब देखिएगा ये वैल्यू हमारी है 2 × 10⁻³ भाई 2 × 1000 है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 इंटू ये हो गया 10 की पावर -6। और अगर बेस सेम है, 10 और 10 सेम है, तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो 10 की पावर 3 - 6 हो जाएगा 10 की पावर -3। 2 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इतना लंबा चौड़ा इसमें ड्रामा दिया हुआ है, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको
एग्जाम्पल बता दिए। एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। ये बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे इसी को पढ़ के और इसी तरीके से करने लगते हैं काम, तो वो गड़बड़ हो जाता है मामला। देखिएगा, ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। पता नहीं क्या दिया हुआ है। अरे ये छोटी क्लास के लिए तो ठीक है, अब आप लोग 11th में आ गए हो, जो बच्चा 9th 10th कर लेता है उसको ये सब काम आते हैं। तब आप देखिए, आपको 2 दिन को सेकंड में बदलना है। देखिए 2 days, एक दिन में 24 मिनट, एक दिन में 24, एक दिन में 24 आवर, तो 2 × 24 किया। एक आवर में 60 मिनट तो 60 किया, एक मिनट में 60 सेकंड तो 60 किया। हो गया। क्या इसमें हम 10 तरह के रूल लिखे एक सीधी सीधी लाइन में है, ठीक है। अब मान लो हमसे पूछ दिया गया, क्वेश्चन से एक और पूछ दिया गया, हमसे पूछ दिया गया कि 5 years में कितने सेकंड, ठीक है, तो 5 लिखा। अब एक ईयर में फिलहाल हम 365 मान लेते हैं, आगे की वैल्यू को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 365, एक ईयर में 365 डेज, एक डेज में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। भैया आ गया। इसमें कौन सा मेथड स्पेशली लगाने की ज़रूरत है, मुझे तो बात समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया आपका। अब हम आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनका आज के दौर में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है इनका, और इनमें से कुछ सिलेबस से हटा भी दिए गए हैं। अब वो नया सिलेबस क्या है एग्जैक्टली, वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। पेंडेमिक चल रहा है, लॉस का कोई मतलब नहीं है। मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ, इन लॉस का कोई यूज़ भी नहीं है। वैसे अभी आपको स्कूल में कराए जाएंगे लॉज ऑफ, मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ये घिसा पिटा टॉपिक, मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा दूँगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो बड़ा हो रहा है, लगभग हमें 1 आवर में वीडियो बनाना है, 3 घंटे में मुझे चैप्टर ख़त्म करना है। टोटल 1 आवर का पहला पार्ट बन चुका है, लगभग 1 आवर का ये और 1 आवर का लास्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिया गया था 1774 में, और देने वाले थे लेवोजियर, ठीक है। क्या था लॉ, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन, लिख लीजिए, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। पहला लॉ ये आया। फिर लॉ ऑफ डेफिनेट, और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, ना तो कंपटीशन लेवल में आता है, ना एकेडमिक में कोई मतलब है। जो बुद्धू टाइप के टीचर होते हैं वो यही घिसी पिटी चीज़ें पढ़ाते हैं, इसमें कुछ नहीं मतलब है, बेकार हो चुके हैं। आज के ज़माने में 2021 चल रहा है, ये सब आउटडेटेड चीज़ें हैं, ये पॉइंट सारा आउटडेटेड है। डेफिनिट प्रोपोर्शन 1797 में दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इसमें यह बताया गया है कि फॉर एनी गिवन कंपाउंड देयर विल बी ऑलवेज अ डेफिनिट proportion of element by weight in any given compound
the elements of the compound will always have a definite proportion by weight। जैसे आपका मान लीजिए वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास हो गया 2, और 1 ऑक्सीजन है 16 हो गया, तो 1:6। तो आप वाटर को किसी भी तरीके से बनाएं, 1:8, उसके जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, वो 1:8 का रहेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको बनाएं। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, टाइम नहीं बच रहा है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। और चौथा है एवोगैड्रो लॉ। देखो इन चारों में से ये लॉ तो आपको लेना ही लेना है, लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने दिया था, ये डाल्टन ने दिया था 1803 में, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ एवोगैड्रो ने दिया था 1811 में। इसको तो पढ़ना है, यही बेस बनाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी थोड़ा 2-3 मिनट समय है। ये 4 लॉ हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, और अगर हमें 4 लॉ के पेजेस को हम देखें तो ये हमारा पहुँच जाता है, हम लोग पेज नंबर 16 को टच कर लेते हैं, यानी कि हम लोग सही रफ्तार पे चल रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन भी करे हैं, थ्योरी करी है, सारे आर्टिकल एक एक करके हमने करे हैं। देखिए मैं लास्ट वाला लॉ आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बढ़िया लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ 1811 में, 210 साल हो चुके हैं, बहुत पुराना है। वो क्या है, फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of gases will have same number of molecules। हमने ये बर्तन ले लिया, एक बर्तन मान लिया 1-1 लीटर के हैं, 4 बर्तन ले लिए, हमने टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया, सभी एक रूम में रखे हैं, उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, सभी के वॉल्यूम कंटेनर के सेम है, तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इस पे हमने मीथेन भरी, इस पे नाइट्रोजन भरी, इस पे हाइड्रोजन, इस पे ऑक्सीजन। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम 3 चीज़ें सेम हुई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस फील्ड। कोई भी गैस भरो, अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल है तो इसमें भी 100 होंगे, इसके में भी 100 होंगे, इसमें भी 100 होंगे। ये बहुत बड़ा लॉ था, और कहीं ना कहीं इसने बेस बनाया मोल कॉन्सेप्ट का, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट की नींव रखने में एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस का बहुत यूज़ था। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे फिर इसके तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।